हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिकल एक्सरे फिल्म। ठीक है, तो मेडिकल एक्सरे फिल्म का यहाँ हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आई होप आपको लास्ट की जितनी भी वीडियोस थी वो समझ आई होंगी। जितने भी टॉपिक्स थे वो अब आपके क्लियर हो चुके हैं कि आपका कोई कमेंट अभी तक ड्रॉप नहीं हुआ है। उस अकॉर्डिंग तो हम मानते हैं कि सब कुछ अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं मेडिकल एक्सरे फिल्म का। मेडिकल एक्सरे फिल्म जो है आप उसे जानते हैं कि उसे किस काम में लिया जाता है। उसे लिया जाता है कैप्चरिंग में और डिस्प्लेइंग द स्टोर ऑफ रेडियोग्राफिक इमेज में। ठीक है, यानी एक्सरे कैप्चरिंग में उसे काम में लिया जाता है, डिस्प्लेइंग में काम में लिया जाता है, डिस्प्ले करने के लिए काम में लिया जाता है, और लिया जाता है आपका स्टोरेज में। आपका इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर 4 लेयर्स होती है। फोर्थ लेयर में लिख देती हूँ, 4 लेयर्स होती है बे। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका बेस लेयर, सेकंड होता है सबस्ट्रेक्टम लेयर, थर्ड होता है इमल्शन लेयर और फोर्थ होता है इसका टॉप कोट। 4 लेयर्स से मिलकर हमारी एक्सरे मेडिकल फिल्म जो होती है वो मिलकर बनी हुई होती है। बेस जो होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम जो है आपका सीटीए से मिलकर बना हुआ होता है। सीटीए का फुल फॉर्म होता है सेलुलोज ट्राई एसिटेट का, और या फिर बना हुआ होता है पॉलिएस्टर का। ठीक है, अगर आपका जो बेस है वो सीटीए का बना हुआ है, इट मीन सेलुलोज ट्राई एसिटेट का बना हुआ है, तो उसकी थिकनेस जो है, हमारी बेस की जो थिकनेस है, अगर वो सीटीए से मिलकर बना हुआ है तो वो होती है उसकी 180 माइक्रोन। ठीक है, और अगर वो बना हुआ है आपका पॉलिएस्टर से तो उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 160 माइक्रोन। ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बेस जो है आपका वो सेलुलोज ट्राइएसिटेट एंड सीटीए से मिलकर बना हुआ होता है, और या फिर वो पॉलिएस्टर से मिलकर बना हुआ होता है। दिस शुड बी डायमेंशनली स्टेबल। जहां हम पढ़ रहे हैं कि जहां पे हमने इंटेंसिफाई स्क्रीन देखा था, जहां हमने देखा था कि कैसेट में जो बेस बना हुआ होता है, इंटेंसिफाई स्क्रीन का जो बेस होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसी तरह से जो हमारा जो सीटीए और पॉलिएस्टर यानी जो हमारे फिल्म का बेस है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो इट शुड बी डायमेंशनली स्टेबल। डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए ताकि मेंटेन यूनिफॉर्म इमेज स्टेबिलिटी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब हम प्रोसेसिंग करें या फिर हम उसका स्टोरेज करें, यानी जब हम एक्सरे इमेज लाने के लिए अगर हम कोई प्रोसेसिंग करते हैं और उसको इमेज आने के बाद एज उसको स्टोरेज में काम में लेते हैं इमेज के लिए, तो वो डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए ताकि जो इमेज है वो एक तरह से यूनिफॉर्म जैसी एक तरह ही बनी रहे। इट शुड बी सफिशिएंटली फर्म रिज टू अवॉइड किकिंग। इसका मतलब ये होता है कि वो आपका घर्षण मुक्त होना चाहिए। ठीक है, वो घर्षण मुक्त होना चाहिए ताकि जो ऊपर की उसकी लेयर्स है या फिर हम कहे एक्सरे वगैरह जो है उसका इमेजेस है वो बिल्कुल क्लियर रहे और इमेज को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि हमारी जो कुछ प्रायोरिटीज होती है एज अ रेडियोग्राफर, एज अ रेडियो टेक्नीशियन, हमें सबसे पहले जो है पेशेंट डोज जो होता है वो कम होना चाहिए। दूसरा, आपकी इमेज क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं जो जिन्हें हम प्राइमरी बेसिस पर ध्यान रखते हैं, और हमारी पूरी रेडियोग्राफी, रेडिएशन फिजिक्स, डार्क रूम प्रोसीजर्स और रेडियोग्राफी फर्स्ट पेपर आपका, रेडियोग्राफी सेकंड पेपर, ये कहें प्रोटेक्शन हैजार्ड का है, इन सबका मेन बेस ये होता है कि आपका जो
पेशेंट डोज है वो कम होनी चाहिए और इमेज क्वालिटी जो है वो बढ़नी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. इट शुड बी इन interact so that sensitometer properties of the emulsion are not affected. इसका मतलब ये हुआ कि उससे जो केमिकल होते हैं उससे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, केमिकल जो है उनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए, जिससे जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, सैद्धांतिक प्रॉपर्टीज होती है वो बनी रहे. ठीक है, और इससे जो इमल्शन है, इमल्शन हमारी फिल्म का सबसे मेन लेयर होती है जिसके अंदर सारे रिएक्शंस होते हैं और उससे हमें फिल्म मिलती है, सॉरी फिल्म पर इमेज मिलती है. तो वो इमल्शन लेयर जो है वो नहीं अफेक्ट होनी चाहिए, आर नॉट अफेक्टेड. उसके बाद होना चाहिए इट शुड बी सफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट फॉर व्यूइंग रेडियोग्राफिक क्लियरली. ये जो बेस होता है उसे सफिशिएंटली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, जिससे जो हमारी रेडियोग्राफिक इमेज है वो बिल्कुल क्लियर दिखे, इसके अंदर कोई रंग छोड़ने वाला प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए. इसमें बता दिया मैंने, CTA अगर वो है तो वो 180 माइक्रोन, इसे आप लिखेंगे माइक्रोन, और जो पॉलिएस्टर है वो 160 माइक्रोन का होना चाहिए. नेक्स्ट हम आते हैं सबस्ट्रेक्टम लेयर पे. सबस्ट्रेक्टम लेयर को आप एक एडहेसिव लेयर भी कह सकते हो. एडहेसिव मीन्स आप समझ गए, एडहेसिव मीन्स चिपकाने वाली. ठीक है, तो आप सबस्ट्रेक्टम लेयर को एक एडहेसिव लेयर भी कह सकते हैं. द सबस्ट्रेक्टम लेयर इज अ जेलेटिन कंटेनिंग लेयर which binds the emulsion layer of the base. इसमें ही आप इसका मतलब समझ सकते हैं, जो सबस्ट्रेक्टम लेयर होती है वो जिलेटिन कंटेन होती है, जिलेटिन से बनी हुई होती है, जो बाइंड यानी बांधने का काम करती है इमल्शन लेयर को बेस से. ठीक है, इमल्शन लेयर को बेस से जोड़ने का या बांधने का काम जो करती है वो आपकी सबस्ट्रेक्टम लेयर या एडहेसिव लेयर करती है. द सबस्ट्रेक्टम लेयर कंटेन्स सॉल्वेंट. ये जो होती है वो घुलनशील होती है, ये जो होती है वो घुलनशील होती है. जब इसका काम हो जाता है तो ये घुलनशील हो जाती है हमारे केमिकल्स में और हमारे इमेज क्वालिटी जो होती है वो मिल जाती है. नेक्स्ट हम आते हैं इमल्शन लेयर पे. इमल्शन लेयर जो है आपकी वो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है फिल्म में. इसमें ही सारे रिएक्शंस होते हैं जिससे हमें हमारा रेडियोग्राफ या हमारा एक्सरे इमेज जो होता है वो हमें मिलता है. ठीक है, इमल्शन लेयर जो होती है वो उसकी थिकनेस होती है 10 माइक्रोन, इसकी थिकनेस होती है, which coated over the substratum layer and contain the light sensitive gives halide grain in a gelatin medium. इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो थिकनेस है इमल्शन लेयर की वो 10 माइक्रोन होती है और ये सबस्ट्रेक्टम लेयर के ऊपर कोट होती है और इसके अंदर जो है हेलाइड्स, हेलाइड्स आप किसे कहेंगे, हेलाइड आप कहेंगे ब्रोमाइड्स को, आयोडाइड्स को, है ब्रोमाइड, आयोडीन, क्लोराइड्स, ये सब आपके हेलाइड्स होते हैं. इन जो हेलाइड्स होते हैं उसके ग्रेन्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेक्टम लेयर या जिलेटिन मीडियम के अंदर होते हैं, यानी इमल्शन लेयर के साथ वो दोनों बाइंड करे हुए होते हैं. ठीक है, beside the silver halide के पीछे gelatin, the emulsion layer contain a various additive like chemicals, sensitizer, weighting agent, anti to get hardened etc give required qualities of the image. ठीक है, सिल्वर हैलाइड के पीछे आपके जिलेटिन इमल्शन लेयर के कंटेन में वेरियस एक्टिव केमिकल्स होते हैं, जैसे केमिकल्स सेंसिटाइजर्स होता है, वेटिंग एजेंट्स होते हैं, एंटीगेट्स होते हैं और हार्डनर होते हैं जो हमारी जो इमेज की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, सिल्वर हैलाइड का जो एक ग्रेन होता है वो 1 to 1.5
माइक्रोन होता है जिसका डायमीटर, और एक जो सिल्वर हैलाइड होता है ना उसके अंदर 10⁶ और 10⁷ सिल्वर एटम्स होते हैं, ठीक है। और पर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, यानी अगर हम एक एरिया जिसे डिनोट करें क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 10⁹ ग्रेन्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन पढ़ेंगे। से पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये जो लेयर होती है वो कैसे लगी हुई होती है। फर्स्ट है आपकी टॉप कोट, सेकंड है आपका एडहेसिव लेयर, इमल्शन, बेस। यह है आपकी सिंगल कोटेड फिल्म, ठीक है। तो यह है बेस, बेस के बाद एडहेसिव लेयर, इमल्शन लेयर, एडहेसिव लेयर एंड टॉप कोट। ऐसा कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है फिल्म का, ठीक है, जिसके अंदर सिल्वर हैलाइड, जो मैंने आपको बताया सिल्वर हैलाइड कौन कौन से, EgBr, ब्रोमाइड, EgCl, सिल्वर क्लोराइड, EgI को सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है जिसमें EgBr इज द मोस्ट यूज इन फिल्म। तो मोस्ट यूज जो में आने वाला जो फिल्म में होता है, ये हमें बहुत सारी फिल्म्स के अंदर पाया जाता है, वो होता है EgBr, ठीक है। when the film are imposed to 24 X-ray, EgBr get affected, इसे आप हटाएंगे। अब हम आएंगे इसके रिएक्शन पे। रिएक्शन में होता है EgBr जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है Ag प्लस और Br माइनस में, ठीक है। जब ये रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन, जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सेंसिटिव सेंटर के अंदर होते हैं, उनसे वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है। Ag और Br, EgBr दो होते हैं आपके, जो Ag प्लस और Br माइनस के अंदर आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही लाइट जो होती है वो उनके ऊपर होती है, तो जो एक ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो आपके लैटिक यानी जालक में उपस्थित होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। Ag प्लस को वो अट्रैक्ट कर लेता है, उससे क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इससे जो भी फ्री सिल्वर या कहें फ्री मेटेलिक सिल्वर बचते हैं, वो आपकी फिल्म के ऊपर रह जाते हैं, ठीक है, फिल्म के ऊपर रह जाते हैं और इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी रिएक्शन है वो आपकी इमल्शन लेयर के अंदर हो रही होती है। तो इमल्शन लेयर, जैसा मैंने आपको बताया, वो इमेज फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है आपका। तो उसके अंदर ये वाली जो है वो रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन से हमें जो फिल्म है वो कैसे मिल, सॉरी, जो हमारी एक्सरे इमेज है वो हमें कैसी मिल रही है, जिससे हमें आप अपना जो विजुअली जिससे हम देख सकते हैं एक्सरे, तो वो इमेज हमें कैसे मिल रही है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी फिल्म के ऊपर क्या क्या रिएक्शंस होते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आते हैं हम टॉप कोट पे, ठीक है। टॉप कोट जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे काम करता है जिलेटिन और इमल्शन लेयर के लिए, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है लाइट सेंसिटिव इमल्शन लेयर जो होती है उससे प्रोटेक्ट करता है और हैंडलिंग डैमेज से उसे बचाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मेटेलिक सिल्वर आर डिपोजिटेड
इमल्शन, द डिपोजिशन ऑफ मेटेलिक सिल्वर अक्रॉस द फिल्म। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको एक बताया कि हम जब वापस से पीछे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने ये आपको बताया कि इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, पर इस इमेज को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, आंखों से इस हम इमेज को नहीं देख सकते हैं। तो इट मीन्स कि जो सिल्वर मैंने आपको बताया, जो फ्री मेटेलिक सिल्वर जो होता है ना, वो डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे इमल्शन लेयर के अंदर ही, ठीक है, और फिल्म और फॉर्म अ लेटेंट इमेज विच इज रिफ्लेक्ट ऑफ एक्सरे बीम इंटेक्ट ऑफ द फिल्म। इसका मतलब ये होता है कि जब एक्सरे जो है वो आपकी फिल्म के ऊपर जब गिरती है, ठीक है, तो हमें एक इमेज मिलती है, ठीक है, वो इमेज जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, हम कब देख सकते हैं, जब हम डार्क रूम प्रोसेस कर चुके होते हैं तब, ठीक है, पर यहाँ डार्क रूम प्रोसेस नहीं हुआ है, तो एक्सरे फिल्म के ऊपर गिरने के बाद जो इमेज हमें मिलती है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम कहते हैं लेटेंट इमेज, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फिल्म के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, बेस ऑफ कोटिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कोटिंग, कोटिंग के आधार पर जो फिल्म होती है वो टू टाइप की होती है, एक होती है सिंगल कोटेड और एक होती है डबल कोटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये मैंने माना कि ये हमारा बेस है, ठीक है, इसके ऊपर हमारी एडहेसिव लेयर है, ठीक है, ये फिर हमारी इमल्शन लेयर है, देन अगेन एडहेसिव लेयर, एंड देन हमारा टॉप कोट है, ठीक है। तो अगर ये एक बेस के एक ही तरफ अगर ये है तो हम उसे कहेंगे सिंगल कोटेड फिल्म, ठीक है, और अगर यही हमारा दोनों तरफ है, यानी ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी सेम लेयर्स है, ठीक है, दोनों तरफ है, तो हम इसे कहेंगे डबल कोटेड, ठीक है। सिंगल कोटेड फिल्म जो है वो मैमोग्राफी फिल्म आती थी, स्क्रीन फिल्म जो आती है उनमें आप देख सकते हैं, और डबल कोटेड जो डेंटल एक्सरे फिल्म होती है आप उसमें देख सकते हैं स्क्रीन फिल्म में, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर, ठीक है, इस एक्सपोजर के बेस के हिसाब से भी फिल्में दो टाइप की होती है, स्क्रीन फिल्म्स और डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म। स्क्रीन फिल्म्स वो होती है जिन्हें स्क्रीन की हेल्प लगती है, स्क्रीन कौन सी, दे नीड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ठीक है, इंटेंसिफाई स्क्रीन की जिन्हें जरूरत है वो फिल्म स्क्रीन फिल्म्स कहलाती है, और जिन्हें इंटेंसिफाई स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है वो फिल्म आपकी डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी स्क्रीन फिल्म है वो मोर सेंसिटिव होती है लाइट के लिए, पर वहीं आपकी डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म जो होती है वो सेंसिटिव होती है आपकी एक्सरे के लिए, लाइट के लिए, दोनों है, बट कौन मोर, तो मोर में आप कहेंगे कि जो आपकी स्क्रीन फिल्म है वो ज्यादा सेंसिटिव है कंपैरेटिवली लाइट के कंपैरेटिवली देखिए डायरेक्ट एक्सपोजर से, पर वहीं आप एक्सरे के लिए देखेंगे तो एक्सरे के लिए मोर सेंसिटिव आपकी डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म है कंपैरेटिवली स्क्रीन से, क्यों, क्योंकि स्क्रीन के लिए इंटेंसिफाई स्क्रीन जो है वो जरूरी है, ठीक है। इट इज स्लो देन डायरेक्ट। अब हम स्पीड के ऊपर बात करें तो स्पीड कौन इमेज फॉर्मेशन कौन जल्दी दे सकता है, लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कौन जल्दी जल्दी कर सकता है, तो इट इज स्लो देन डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म, ठीक है। तो आपकी जो स्क्रीन फिल्म है वो थोड़ी स्लो है इस प्रोसेस के लिए, और यहाँ लेटेंट इमेज फॉर्मेशन के लिए या कहे एक्सरे इमेज फॉर्मेशन के लिए आपकी डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म जो है वो फास्ट है, बट अगर स्क्रीन फिल्म जो है वो इंटेंसिफाई स्क्रीन के साथ अगर काम में ले जाती है तो ये मोर फास्टर देन डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म, ठीक है। और वही फर्स्ट वाले एस्पेक्ट पे हम जाएं तो ये स्लो है, ये फास्ट है कितनी, मतलब 4 टाइम फास्ट है ये, ठीक है। जो स्क्रीन फिल्म है उसे हम डायरेक्ट एक्सपोजर, स्क्रीन फिल्म में हम जर्नल रेडियोग्राफी में जो एक्सरे काम में ले रहे हैं कैसेट के अंदर डाल के जो फिल्म्स काम में ले रहे हैं वो है आपकी स्क्रीन फिल्म, जो डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म में आप अभी के हिसाब से देख सकते हैं डेंटल फिल्म्स,
ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डेंटल फिल्म पे। डेंटल फिल्म का साइज जो होता है वो 3x4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और दूसरा आप देखिए डेंटल फिल्म जो है वो आपकी डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म का ही एग्जाम्पल होती है, ठीक है। वाटर प्रूफ पैकेट के अंदर होती है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर बहुत एक थिन लेयर में लैड लगा हुआ होता है और फोटोग्राफिक पेपर होता है, ठीक है। फोटोग्राफिक पेपर इसके अंदर होता है। वहीं इसके अंदर देयर इज अ राइज डॉट। जब हम उसे पेपर से निकाल के और उससे प्रोसेस करते हैं डार्क रूम के अंदर, और जब हम उस इमेज को देखते हैं बाहर आके, तो उसके ऊपर एक डॉट जो है वो राइज करा हुआ होता है, एक उभरा हुआ डॉट होता है। वो ये डिनोट करता है कि आपकी ट्यूब की जो साइड है वो किस तरफ थी, ठीक है। तो बाद में जब आप ये देखिए कि अरे मैंने ट्यूब किस तरफ रखी थी, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म है, डबल कोटेड फिल्म है, ठीक है। तो अब दोनों में बताना ये मुश्किल था कि भाई ये डबल कोटेड भी है और वहीं पे ये आपकी डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म भी है, तो हम कैसे बताएंगे कि भाई ट्यूब हमने किस तरफ रखी थी। तो राइज डॉट यानी जिस तरफ वो राइज करा हुआ होगा, जिस तरफ वो उभरा हुआ होगा, तो उसे देखकर आप बता सकते हैं कि हमारी ट्यूब की साइड इस तरफ थी, ठीक है। वेरियस साइज में आती है, 8x10 इंचेस में आती है, ठीक है। 10x12 इंचेस की आपकी फिल्म आती है। 11x14 इंचेस में आपकी आती है। 14x14 इंचेस में आपकी फिल्म आती है, ठीक है। अब इन सब का जो सेंटीमीटर जो है ना, प्लीज वो आपको कमेंट के अंदर बताना है, ताकि मुझे ये समझ आए कि आप लोग देख रहे हैं इसे, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि आपने जो वीडियो वो यहाँ तक देखी है, आपको समझ आ रहा है, और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया, तो ये जो जितनी भी वैल्यूज है ना, 8x10 इंचेस, 10x12 इंचेस, 11x14 इंचेस एंड 14x14 इंचेस, ये सब मैंने जो फिल्म साइज है वो आपको इंचेस में बताया, और आपको कमेंट डाउन करना है इसको सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो देखते हैं किस किस का रिप्लाई आता है। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिल्म पैकेजिंग के अंदर, ठीक है। फिल्म पैकेजिंग में देखा हमने, फिल्म पैकेजिंग के अगर बेसिस पे देखे तो भी हम दो टाइप से इसे बांट सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है फोल्डर रैप्ड और एक होता है अल्टरनेटिव फोल्डर रैप्स, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर एक सिंगल फिल्म है उसके ऊपर भी फोटोग्राफी पेपर है, देन अगेन सिंगल फिल्म फोटोग्राफिक पेपर, एक और सिंगल फिल्म फोटोग्राफिक पेपर। अगर ये कंटिन्यूटी में फिल्म के ऊपर आपका फोटोग्राफिक पेपर रैप है तो आप उसे कहेंगे फोल्डर रैप, ठीक है। और अगर यहाँ फिल्म फोटोग्राफिक पेपर, देन यहाँ कुछ नहीं, इस फिल्म पे कुछ नहीं, देन अगेन अगली फिल्म फोटोग्राफिक पेपर, फिर इस फिल्म पे कुछ नहीं, देन अगेन फोटोग्राफिक पेपर फिल्म और उसके ऊपर फोटोग्राफिक पेपर, ठीक है। अल्टरनेटिव आपका फोटोग्राफिक पेपर है तो उसे आप कहेंगे अल्टरनेट फोल्डर रैप, ठीक है। अब अभी फोटोग्राफिक पेपर या रैप जो होता है वो क्या होता है, ईच शीट ऑफ द फिल्म इंक्लूडिंग रैप्ड इन अ फोल्डर शीट ऑफ फोटोग्राफिक पेपर। हर शीट जो है आपके वो फोटोग्राफिक पेपर के अंदर रैप होती है। उसका क्या है, इट विल दिस विल प्रिवेंट द फिल्म रब अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से टकराने से या फिर रब होने से ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी, और ड्यूरिंग हमारे वर्क टाइम में भी उसे बचाती है, प्रोटेक्ट करती है फिंगर मार्किंग से, ठीक है। फिंगर मार्किंग जो होती है उससे ये हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं समरी पे, ठीक है। समरी में हम देखेंगे कि हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा आपका फिल्म का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने 4 लेयर्स पढ़ी। फर्स्ट था हमारा बेस, सेकंड था हमारा सबस्ट्रेक्टम लेयर, या इसे का हम कहेंगे एडहेसिव लेयर, देन आ जाएगा हमारा इमल्शन, ठीक है, इमल्शन लेयर, देन आ जाएगा हमारा टॉप
आउटपुट। ठीक है, इमल्शन लेयर में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी AgBr वाली, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसी रिएक्शन के बाद हमें हमारा लेटेंट इमेज मिल गया। ठीक है, जो फिल्म थी ये ऑन द बेसिस ऑफ कोटिंग टू टाइप की थी, सिंगल और डबल। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर में भी ये टू टाइप की थी। ठीक है, स्क्रीन फिल्म और दूसरा था डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ी डेंटल फिल्म। डेंटल फिल्म के बाद हमने देखा फिल्म साइज, ये हमारी जो फिल्म है वो कौन कौन से साइज में अवेलेबल है। उसके बाद में हमें देखने का फोल्डर्स, फोल्डर्स में भी हमने टू टाइप देखे। एक था आपका फोल्डर रैप्ड, दूसरा था आपका अल्टरनेटिव फोल्डर रैप्ड। आई होप आपको इसमें जो फिल्म फॉर्मेशन है, टाइप है, साइज है, डेंटल फिल्म्स है, और ये सब आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम आगे वाली वीडियो में इसे क्लियर कर देंगे, या फिर कमेंट में ही उसे क्लियर करने का कोशिश करेंगे। दूसरा, आज मैंने आपको एक काम बताया है कि मैंने जितनी भी फिल्म साइज को बताया है ना इंचेस के अंदर, तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बता दो, ताकि मुझे लगे कि आप सच में हमारी जो वीडियोस है उन्हें आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। जय श्री राधे।